ओके, सो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि किसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है, याद है? किसको बोलते हैं? बोलिए। जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो और मैग्नीट्यूड चेंज करता हो, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज करता हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डायरेक्शन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता हो, ठीक है, समझ गए? अल्टरनेट करता हो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने उसके एग्जांपल्स भी देख लिए थे, स्क्वायर के फॉर्म में, ट्रायंगुलर शेप में, साइनोसॉइडल, कोसाइनोसॉइडल, ठीक है। तो इस तरह का हमारा अल्टरनेटिंग करंट था। उसके बाद फिर हम लोग एसी और डीसी में डिफरेंस भी देख लिए थे, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था क्या, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या होता था? जैसे मान लीजिए आपका एक सपोज करंट साइनोसॉइडली इस तरह से वेरी कर रहा है, ओके। तो ये देखिए 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक। फिर मैक्सिमम वैल्यू से फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है ना। तो इस तरह से ये अपने आप को अल्टरनेट कर रहा है। तो अगर हम ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये टाइम है, इस टाइम पर कितना करंट होगा, तो हम लोग ये करंट के करस्पॉन्डिंग इस टाइम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जाएंगे, आपको कुछ एक करंट मिलेगा, ठीक है। फिर इस टाइम पर कितना है तो इस तरह से मिलेगा, इस टाइम पर कितना है तो इस तरह से। तो हर टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलता है। और इस तरह के वैल्यूज ऑफ करंट को कौन सा करंट बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमको एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मिले, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे? एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? बोलिए, कितना था? 0.637 टाइम्स द IM। वेयर इज IM इज व्हाट? ये मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है, पीक करंट, मैक्सिमम करंट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी है मैक्सिमम करंट। इस मैक्सिमम करंट का 0.637 टाइम्स, ठीक है, 0. ये मान लीजिए अगर पूरा आपका 1 है, 100% इसको अगर बोले तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो 50%, तो 50 और 100 के बीच में यहाँ पर 63.7% ऑफ दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ही आपको एवरेज वैल्यू देता था, ठीक है। लेकिन ये क्या था, पूरे कंप्लीट साइकिल में या हाफ साइकिल में? हाफ साइकिल में। कंप्लीट साइकिल में अगर हम लोग एवरेज वैल्यू की बात करते थे तो क्या हो जाता था? कंप्लीट साइकिल में यहाँ पर और यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती थी? 0। पिछले दिन हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था ना, तो इंटीग्रेट कर रहा था कहाँ से कहाँ तक? 0 से t/2 तक। अगर 0 से t कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल वैल्यू 0। नहीं बताया था? तो एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल बिकम्स 0, बट एवरेज वैल्यू फॉर हाफ द टाइम इंटरवल बिकम्स कितना? 0.637 टाइम्स द I मैक्सिमम। तो एवरेज वैल्यू एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट करंट की वैल्यू एवरेज है, ठीक है, डीसी की। मतलब जितना उसमें बताया था ना कि इतने ही टाइम इंटरवल में 0 से t/2 टाइम में जितना AC करंट जो है चार्ज फ्लो कराएगा, उतना ही क्या बोलते हैं, उतना ही टाइम में डायरेक्ट करंट जितना, उतना ही सेम चार्ज फ्लो होने में जितना करंट यूज करेगा, उसी को हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बोलते थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी तरह से एक और टाइप ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए, पहले मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक है, बाद में हम लोग टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। ये एक हमने एज्यूम कर लिया कि करंट जो है आपका कैसा है, कैसे वैरी कर रहा है करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसा, अरे ये कौन सा फॉर्म है, साइनोसॉइडल, ठीक है। मान लेते हैं करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, बट किसी भी फॉर्म में वेरी कर सकता है, बट हम अपने एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, ओके, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं इस दुनिया में, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखा जाता है, मैन्युफैक्चरर किस बात का ध्यान रखते होंगे, डैमेज से रिलेटेड, कि उसमें कोई नुकसान ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा क्या मेन चीज़ रहता होगा बताइए, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए सपोज आप एक बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, या फैन बना रहे हैं, तो आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किस कोई लिमिट, ऐसी एक लिमिट होगी कि मैक्सिमम लिमिट क्रॉस ना करे कि वो खराब। जैसे मान लीजिए सपोज आप एक ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, पुल का निर्माण कर रहे हैं, तो उस समय किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, फाउंडेशन का, मतलब वो हल्का फुल्का बना दे, कोई भी गाड़ी है वो आराम से टूट के चले जाए उस पर, ऐसा ही करेंगे ना। किस चीज़ का ध्यान रखना होगा पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, क्वालिटी, हाँ, नींव। अरे मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आप लोग तो गजब कर रहे हैं। एक ब्रिज का फॉर्मेशन, आपको ब्रिज बनाने जा रहा है कोई भी आदमी, अगर आपको दे दिया ब्रिज बनाना है, तो आप सबसे मेन चीज क्या ध्यान में रखेंगे कि क्या ना हो, टूटे ना। तो टूटे ना, तो उसके लिए क्या में किस चीज पे फोकस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, समझ आ रही है ना। तो आप सबसे ज्यादा आपका मेन फोकस किस पे रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज, है ना। हर चीज आप उसी के बारे में सोचेंगे, ओके। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप सबसे मेन फोकस क्या रहता है आपका पढ़ाई में, 33.33%, कि उसके नीचे ना आ जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो पास करने के लिए पढ़ते हैं ना, तो एक लिमिट है ना। या फिर कोई बच्चा पढ़ता है मैक्सिमम लिमिट के लिए, ठीक है, बट लिमिट जो है मिनिमम लिमिट, उसको क्रॉस, मतलब उससे नीचे कोई ना आए, तो इसके लिए सब ज़्यादातर लोग इसके लिए पढ़ते हैं। उसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा हो, तो वो सर्किट खराब ना हो, उसके लिए किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, हाँ, सोचिए। What should be that thing that should be kept in mind for every manufacturer while making any electrical appliances? हाँ, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मैन्युफैक्चरिंग से क्या लेना देना है। शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मैन्युफैक्चरर उसमें क्या कर लेगा, वो तो गया ही, शॉर्ट सर्किट होगा तो उसको बचा ही नहीं सकते तुम, ठीक है। सब कुछ कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डैमेज का सबसे मेन रोल प्ले करता है हीट। अगर हीट ज़्यादा हो गया, एक सबकी एक्सट्रीम एक लिमिट होती है हीट होने की, उस हीट एनर्जी को अगर कोई क्रॉस कर गया, इसका मतलब है कि वो खराब हो गया, ठीक है, डैमेज। समझ आ रही बात। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हीट को, मैक्सिमम हीट कैपेबिलिटी का ध्यान में रखते हुए उसको बनाया जाता है। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हीट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उसमें करंट तो फ्लो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका रेजिस्टेंस, और जितना टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए कोई जो है दिन भर 24 घंटे चलते रहता है, सातों दिन 365 दिन चलता रहता है, तो वो सबको कंसिडर करके वो देखेगा वो कितना मैक्सिमम हीट क्या कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद स्टैंड कर सकता है ना। तो उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है, ओके। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग हीट को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि ये एक करंट है, ठीक, कैसा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम दे रहे हैं, ठीक है, कोई कंडक्टर के थ्रू इस करंट को दे रहे हैं, तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ हीट ये जो है प्रोड्यूस कर रहा है, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक। तो
हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट टाइम पीरियड होगा, ये हम लोग देखे थे पिछले दिन 0, और ये हो गया हाफ टाइम पीरियड, और ये कंप्लीट t। ओके डन। हम ये एज्यूम करते हैं कि इसको टोटल है ना, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा कि सब जगह पे करंट क्या सेम है, हर इंटरवल में करंट सेम है या नहीं है, बोलिए ना, नहीं है। तो मान लेते हैं इस वाले इंटरवल में करंट जो है एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मान लेते हैं I1 है, इस वाले इंटरवल में मान लेते हैं I2 है, इस वाले में मान लेते हैं I3 है, छोटा छोटा एकदम बिल्कुल स्लाइस सा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे हम लोग इंटरवल्स मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो I1 I2 I3 ऐसे ऐसे करके हमने इसको n सेक्शंस में डिवाइड कर दिया पूरा, ओके। तो लास्ट वाला सेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा IN, एग्रीड, बोलिए ना, ठीक है। तो हम लोग हीट का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना, दिस इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये होता है, ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं, हर एक सेक्शन से हीट को निकाल के और टोटल हीट कर देंगे, तो पूरे है ना एक टाइम इंटरवल में कितना हीट सप्लाई हुआ ये बता देगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल हीट अगर निकालने की बात करें, सो दिस H इक्वल्स टू, पहला इस वाले सेक्शन में बताइए, फर्स्ट वाले सेक्शन में कितना हीट होगा, I1 स्क्वायर R तो क्योंकि रेसिस्टर तो वही है, कंडक्टर में ही करंट जा रहा है, तो R तो फिक्स्ड है हर एक करंट के लिए और हर टाइम के लिए। तो I स्क्वायर R इंटू टाइम कितना, बोलिए, यहां से यहां तक कंप्लीट टाइम कितना था T, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया N, तो क्या हो गया T/N। समझ आ रही बात सबको, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला हीट। सेकेंड वाला हीट क्या हो जाएगा H2, अगर निकाले ये वाला सेक्शन से, सो दिस इज I2 स्क्वायर R इंटू T/N, समझ आ रहा है। सिमिलरली H3 कितना हो जाएगा I3 स्क्वायर R T/N एंड सो ऑन करते करते HN, है ना, हीट इन nth सेक्शन कितना हो जाएगा बताइए, IN स्क्वायर R इंटू T/N। तो यहाँ से अगर हम बात करें टोटल अमाउंट ऑफ हीट, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल्स टू हाउ मच, I1 स्क्वायर, सब में से देखिए R इंटू T/N कॉमन आ जाएगा, ठीक है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन IN स्क्वायर, ओके, इंटू R इंटू T/N, ये हो जाएगा। This is the total amount of heat produced when this alternating current has been supplied to any conductor or resistor. Got it? ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा वैल्यू ऑफ करंट हो, ठीक, जो अल्टरनेट ना करे, स्टीडी करंट हो, मतलब डायरेक्ट करंट। समझ आ रही बात, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्या बोल रहा हूं मैं। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा वैल्यू ऑफ करंट हमें मिले, ठीक है, जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, इतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, ओके, लेकिन वो करंट वेरी ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ऐसे अल्टरनेट ना करे, ठीक, समझ रहे हैं। और टाइम भी उतना ही ले जितना इसने लिया है। अभी हमने टाइम मान लीजिए T लिया, हो सकता है T/2 लेते हम, हो सकता है T/4 लेते, हो सकता है 2T लेते, कुछ भी टाइम लेते, 10 सेकंड 20 सेकंड 1000 सेकंड, लेकिन दोनों सिचुएशन में क्या बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से, ये जितना करंट ये दे रहा है, ठीक है, मतलब ये वेरिएबल करंट है, उसकी जगह पे हमारा दूसरा एक ऐसा करंट जो सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करे इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि दूसरा वाला जो अमाउंट है हीट का, मतलब करंट का, वो फिक्स्ड है, ऐसे करके, ओके, इस तरह से ये फिक्स्ड है, समझ गए। और इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं क्या, I इफेक्टिव। ये जो करंट है इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज I इफेक्टिव, इफेक्टिव करंट। क्यों बोला,
मतलब ओवरऑल इस करंट के जितना ही अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका इफेक्टिव जो टोटल आएगा वो एक जैसा होगा और उसका नाम हमने दे दिया इफेक्टिव करंट। ओके, चलिए, तो जूल्स लॉ तो इसमें भी चलेगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, ठीक है। तो इफेक्टिव करंट के लिए आई की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव का स्क्वायर, और रेसिस्टेंस तो वही सेम था, कोई चेंज नहीं है, कंडक्टर वही है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर ऐसे ले लिया, ओके, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, इसको हमने एक बार एसी से सप्लाई किया और इसी कंडक्टर को हम एक बार क्या कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस समय में जो करंट निकलेगा दिस इज आई इफेक्टिव, और इस समय में जो करंट निकलेगा दिस इज आई, और उसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट है ना। तो यहाँ से जो हीट मिलेगा आपको, हीट जो डिवाइस जितना गर्म होगा और यहाँ से जो हीट मिलेगा, दोनों हीट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो इसका नाम हम लोग H1 रख देते हैं, इसका नाम H2 रख देते हैं, ठीक है। तो और टाइम आपका मैंने क्या बोला था, सेम हो, तो टाइम सेम हो तो ये टाइम हो गया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन ये, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या जो भी बोलना है आपको, बेसिक रूल H1 इक्वल्स टू H2। यहाँ से आप देख सकते हैं आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर पी इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन IN स्क्वायर इंटू आर पी अपॉन एन। यहाँ तक क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से R और T दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज I इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल्स टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर सो ऑन IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। ओके, एंड कैन बी राइट इट एज I इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, इन सब का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। समझ आ रही बात सबको? तो सॉरी, तो अब ये जो वैल्यू आ रहा है, आप देखिए, आप लोग 11th में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ चुके हैं, जब हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ रहे थे, है ना, 11th क्लास में, याद कीजिए, वहाँ पर इस तरह का कुछ मैंने बताया था, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 3 तरह के स्पीड होते थे वहाँ पर, एवरेज स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैक्सिमम स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, याद है? तो ये आपको दिख रहा है, वैसा ही कुछ है। यहाँ देखिए क्या हुआ, इस सब का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई n, तो क्या हुआ, पहले सबका क्या किए, स्क्वायर किए, फिर उसका मीन निकाले, स्क्वायर्स का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम के स्क्वायर्स का सम को मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, मीन, और फिर उसका क्या किया, रूट, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट। ओके, तो पढ़ते इसको रूट मीन स्क्वायर है, बट करते क्या है, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, समझ आया ना, उल्टा पढ़ना, उल्टा काम करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको? इसलिए ऐसा नाम रखा, ऐसा नाम रखना चाहिए ना, स्क्वायर मीन रूट, नहीं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था सुनने में, इसलिए हम लोगों ने ये देखा बोल के कि अच्छा लग रहा है, तो नाम ऐसा रख दिया। आई बात समझ में सबको? तो आप समझ में आ रहा है, स्क्वायर, ध्यान से समझिए पहले इस थियोरी को, क्या है इसका मेन, सबसे मेन बात था आपको हीट सप्लाई करना। अब हीट सप्लाई दोनों सिचुएशन में सेम है, तो इन सारे जो वेरिएबल करंट्स थे, इनकी जगह पे हमने एक करंट मान लिया। जैसे मान लीजिए सपोज 0 से 5 एम्पियर के बीच में ये वेरी कर रहा है, 0 से 5, और ये फिर -5 से 0 ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0 से 5 के बीच में कुछ एक वैल्यू रख दिया, ठीक है, ये निकालना चाह के, ऐसा इतना ही, ये तो वेरी कर करके आपको उतना हीट दे रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट करंट सप्लाई करके देखते हैं कितना अमाउंट ऑफ हीट देता है, तो उसकी जगह पे वो डायरेक्ट करंट का वो वैल्यू आपको क्या दे देगा, इफेक्टिव करंट, ठीक है।
तो आपका दो नाम यहाँ से समझ में आ गया, आरएमएस करंट और इफेक्टिव करंट। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों सेम है या डिफरेंट है? अरे इफेक्टिव करंट ही तो आरएमएस करंट बना, नहीं समझ में आया? तो समझ आ रही बात? तो इफेक्टिव करंट या आरएमएस करंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एक और बात, क्या ये वैल्यू जो अभी हमने निकाला ये रियल वैल्यू होगी? क्या एक्चुअल में ऐसा कोई करंट है? बोलिए ना, ये तो वेरिएबल करंट था, ठीक है। तो इस वजह से ये रियल में नहीं है, ये वर्चुअल में है, इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, इफेक्टिव करंट, वर्चुअल करंट और आरएमएस करंट। तीनों में से कहीं भी कुछ भी लिखा रहे तो आप समझ जाइए एक ही चीज है। ओके, ठीक है। कॉपी हो गया? अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं आरएमएस करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो अभी हमने देखा था करंट हमारा जो है अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडली वेरी करता है, बट आप कीप इन माइंड ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइनोसॉइडली ही वेरी करे, ठीक है। कैसा भी करंट हो सकता है, बट अल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए। सो दिस करंट वाज आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बताया था अगर साइनोसॉइडली कोई भी चीज़ वेरी कर रहा है तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 11th में पढ़े हैं, बट इसके बारे में हम लोग बेसिक सभी देखेंगे और आगे चैप्टर में एनसीईआरटी से। तो अगर आप आई आरएमएस निकालना चाहते हैं, ठीक है, या आई इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, या आप आई वर्चुअल निकालना चाहते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। सो आप इसके लिए क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर करेंगे, है ना। सो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, कर दिया। बोलिए, उसके बाद फिर इसका एवरेज, तो एवरेज मीन निकालना है ना। पहले क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, ठीक है, और सबका सम किया। सम का मतलब है इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समझ आ रहा है। तो स्क्वायर भी हो गया और मीन हो गया, और फिर इधर क्या करेंगे, रूट। तो रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर स्क्वायर लगा देते हैं, बाद में लास्ट में रूट लगा देंगे। ओके, समझ आ रही बात सबको? बोलिए। चलिए, तो यहाँ से आप देखिए आई एम स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपका बाहर हो गया, क्योंकि आई एम क्या, मैक्सिमम करंट, उसको वेरिएबल नहीं है, और टाइम भी आपको बाहर हो गया, ये दोनों कांस्टेंट, इसलिए इसको बाहर कर दिया। अब हमारा सिर्फ इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल के लिए मान लेते हैं, कितने भी के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से t/2 करेंगे तो भी वही आएगा, 0 से t करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो 0 से t तक, ठीक है। सो दिस इज आई एम स्क्वायर अपॉन टी, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग, माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे साइन का माइनस कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर का माइनस कॉस स्क्वायर। अरे भाई मैथ्स वाले लोग क्या कर रहे हो, हाँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में मालूम होना चाहिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 4 फॉर्मूले होते थे ना cos 2 थीटा के, बताया ये सब, ठीक है। ये चारों में सारे यूज होते हैं कभी भी, तो यहाँ से ये वाला यूज करेंगे हम लोग, ये वाला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको पहले हम लोग स्क्वायर फॉर्म में, तो उसको लीनियर फॉर्म में लाएंगे, तब फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो यहाँ से आप देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये 2 इधर आ गए 2 से डिवाइड, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos थीटा, cos 2 थीटा अपॉन 2,
तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt। ओके, और 0 से t तक आई एम स्क्वायर अपॉन टी 0 से t 1/2 का इंटीग्रेशन अलग होगा, है ना, माइनस 1/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 से t तक। सेपरेट कर दिया दोनों टर्म को। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया आई एम स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है, 0 से t 1/2, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा t, ठीक है, समझ आ रही बात? इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, dt का इंटीग्रेशन t, फिर अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा t आएगा। ओके, चलिए, माइनस 1/2 और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, cos का इंटीग्रेशन साइन या माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, माइनस साइन नहीं होता। ओके, सो दिस इज साइन 2 ओमेगा टी, और फिर क्या करते हैं इसमें, साइन 2 ओमेगा टी के बाद इंटीग्रेशन के लिए बताया ना आपको, अरे इसका जो कोफिशिएंट है, टाइम का कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड, इंटीग्रेशन में डिवाइड, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, ये सब ध्यान रखना है। सो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। क्लियर है सबको? कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। ओके, चलिए, अब यहां देखिए, दिस इज आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, सॉरी, डिवाइडेड बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस, अब इधर चलते हैं हम लोग 1/2, अब लिमिट पुट करिए यहाँ पर 2 इंटू 2, ये जो नीचे वाला है 2 इंटू 2 4 ओमेगा को बाहर कर देते हैं, ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है इसको, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी, 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस 2 ओमेगा इंटू 0। ओके, समझ आ रही बात सबको? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, ठीक है। ब्रैकेट वगैरह सब देख लीजिएगा, कहाँ पर मीडियम ब्रैकेट आता है, कहाँ पर शॉर्ट ब्रैकेट आता है, बार बार कितना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी बाई 2 माइनस 1/4 ओमेगा, और ये देखिए यहाँ साइन 2 ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई बाई टी, बोलिए, और इंटू में टी, और साइन 2 ओमेगा इंटू 0 क्या होगा 0, ठीक है। सो दिस इज आई एम स्क्वायर अपॉन टी बाई 2 माइनस 1/4 ओमेगा, और ये क्या बना टी कैंसल, साइन 4 पाई माइनस साइन 0 कितना होता है 0, तो बोलिए, तो यहाँ से आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी बाई 2 माइनस 1/4 ओमेगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू n पाई पे, देखिए साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब जगह पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, n पाई पे वैल्यू साइन की 0, तो 4 पाई पे भी देखिए 0 आ रहा है, तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये कितना आ गया आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी बाई 2, और ये वाला टर्म तो 0 है, टी और टी कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा आई एम स्क्वायर अपॉन 2। समझ आ रही बात सबको? ओके, और उधर लेफ्ट साइड में क्या था आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। सो हियर इट इज आई आर एम एस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर अपॉन
2. So from here can you conclude that this IRMS is equals to IM upon root 2. Okay. So याद कीजिए पिछले दिन हम लोग I एवरेज पढ़े थे. This is equals to 2 times IM upon pi होता था, याद है एवरेज वैल्यू. और ये कितना हो गया IM upon root 2. ठीक है. और इसको अगर आप चाहेंगे सिंप्लीफाई करना और ज़्यादा, सो IRMS IM इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2. ठीक है, इंटू रूट 2 रेशनलाइज कर दिया. तो ये क्या हो गया रूट 2 टाइम्स IM डिवाइडेड बाई 2. रूट 2 की वैल्यू सबको मालूम है 1.414 डिवाइडेड बाई 2. ओके, यहाँ से आप समझ सकते हैं दिस IRMS इज इक्वल टू 1.414 को 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आएगा बोलिए 0.707 टाइम्स IM. ठीक है, यानी अब बताइए RMS करंट और एवरेज करंट में कौन ज्यादा हुआ, RMS में और एवरेज में. ये क्या था 0.637 और ये 0.707, कौन ज्यादा हुआ दोनों में, RMS करंट. ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि 0.707 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू. तो 3 वैल्यू हो गए, एक मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू. अब एक राज की बात जानिए, जितने भी अप्लायंसेस हैं, आप जितने भी इधर लैब में देख रहे होंगे, जितने भी डिवाइसेस जिस पे लिखा है, या आपके घर में जितने भी डिवाइसेस होते हैं जिस पे लिखा होता है 220 वोल्ट 230 वोल्ट, सुन लीजिए ध्यान से, ये सब के सब RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, सब. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज. ये तो करंट का हमने निकाला. ठीक है, इसको थोड़ा निकाल दो इधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला तो लिख लिया होगा ना आप लोगों ने. देखिए, जैसे अगर आपको बात किया IRMS, तो ये आपको कितना आ गया 0.707 टाइम्स I मैक्सिमम. उसी तरह से VRMS की अगर बात करें, RMS वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा बताइए, RMS वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम वही. ठीक है, कितना 0.707 टाइम्स मैक्सिमम वोल्टेज. ओके, समझ गए ना. तो अगर मान लीजिए आपके घरों में है ना 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो जो दिखा रहा है तो वो कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, दिस इज RMS वैल्यू. तो इसका मतलब जो पीक वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 220 बाई रूट 2 या इंटू रूट 2. देखो ना, VRMS ये है और ये V मैक्सिमम है. ठीक है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ से समझ में आएगा. ठीक है, IRMS इज इक्वल टू हमने क्या देखा IM बाई रूट 2. तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई. ठीक है, सो इनटू में रूट 2 यानी 1.414. तो ये देखिए आपको कितना आ जाएगा, ये लगभग कितना आ रहा है, इसको 250 मान लीजिए सपोज. ठीक है, तो 250 इंटू है ना 1.414, तो ये लगभग आपको कितना 311 आ रहा है. कितना आ रहा है देखिए, यानी घर में जो 250 वोल्ट अगर आ रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू इतना तक जा सकता है. ठीक है, 311 शायद इतना ही होगा, देख लीजिएगा, ये याद था मुझे इसलिए मैंने लिख दिया. ठीक है, तो इसी तरह से जो भी वोल्टेज रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं. क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई. ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एवरेज करंट दिया हुआ है कितना, I एवरेज अगर है, दिस I एवरेज इक्वल्स टू 0.637 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. तो एवरेज वोल्टेज कितना हो जाएगा 0.637 टाइम्स VM. ठीक है, अभी ये सारी चीजें हम लोग NCERT के तरीके से भी देखेंगे. ये हमने क्या बताया आपको, विदाउट मतलब कि अपार्ट फ्रॉम NCERT. ठीक है, NCERT ने इन्हीं सब चीज़ों को कैसे समझाया है वो अलग तरीके से समझाया है. ठीक है, पावर के फॉर्म में, उसको हम लोग वहाँ पर सीखेंगे. ठीक है,
ये एक्चुअली में सीबीएसई में ये सब डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको कहाँ से आया वैल्यूज, डेफिनेशंस क्या होता है। 99% बच्चे ना दोनों आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं। आई थिंक आपको इसको डेफिनेशन पूरा समझ में आ गया होगा। सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है। एक बार हमने अल्टरनेटिंग करंट लिया और दूसरी बार इफेक्टिव करंट, जो भी एक करंट था उसी को हमने इफेक्टिव करंट का नाम दे दिया, आरएमएस करंट का नाम दे दिया। ठीक है, उधर आरएमएस वैल्यू में हम लोग हीट की बात करते हैं और एवरेज वैल्यू में हम लोग चार्ज की बात करते हैं। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, जो एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे।